यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Welcome back to Tutelage Academy, and as captioned, today we are going to discuss Coal India Limited 27 Feb 2020 question paper, section 1 and section 2 of general knowledge and numerical ability respectively. We had already discussed, and today we are going to start with section 3 which is reasoning. हमारी ट्यूटलीज एकेडमी की सेक्शन 3 रीजनिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और हमारी ट्यूटलीज एकेडमी रीजनिंग के एफर्ट यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड नॉन टेक्निकल सेक्शंस जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जामिनेशन से पहले आपको करवा दिया जाए, जितना भी हो पाएगा. और यस, फॉर टेक्निकल सेक्शंस यू ऑल आर welcome to join our course in Tutelage Academy, right? So with this, I'll be starting with question number 1. तो चलिए देखते हैं. 3 statements are given followed by 4 conclusion 1, 2, 3 and 4, right? 3 statement है और 4 conclusion है. You have to consider these statement to be true even if they seem to be at variance from common known facts. आपको जब भी ऐसा दिया रहता है वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन, तो आपको यही समझना है कि ये सारी चीजें ट्रू है. इतना ज्यादा आपको बिल्कुल डीप नहीं जाना. डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज. ये आपको रियल लाइफ में फॉलो ना, रियल लाइफ में ऐसा ना हो, बट इट्स ओके. आपको बस फॉर द सेक सॉल्विंग द क्वेश्चन आपको ये सारी चीजें कंसीडर करनी है. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ऑल, सम नॉट, तो हमें क्या करना है, एक वेन डायग्राम बनाना है. अप्रोच क्या होना चाहिए, वेन डायग्राम. और करेक्टली वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए. आप साथ ही साथ सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर्स को भी मैच कर सकते हैं, सही है कि नहीं. सो जस्ट कीप सॉल्विंग विथ मी. ऑल बीटरूट्स आर कैरेट. हाउ वी विल ड्रॉ इट. ऑल बीटरूट को बी डिनोट कर रहे हैं. ऑल बीटरूट आर कैरेट्स. जितने भी बीटरूट है वो कैरेट है, चलेगा. ऑल कैरेट आर रेडिसेस. अब ये हमारा कैरेट था, ये पूरा का पूरा हमारा कैरेट था. ये सारा का सारा कैरेट जो है वो क्या है, रेडिश है. ऐसे ड्रॉ करेंगे, कितना का जितना भी कैरेट है वो रेडिश होगा. इसी तरह ड्रॉ होगा. यस, ऑल रेडिसेस आर व्हाइट. अब जितना भी रेडिश है वो सारा क्या है, व्हाइट है. ऐसे ड्रॉ होगा. यस, है ना. तो व्हाइट वाला पार्ट हमारा ये है, रेडिश वाला पार्ट ये है, कैरेट वाला पार्ट ये है, बीटरूट वाला पार्ट ये है. अब कंक्लूजन देखते हैं. ऑल बीटरूट्स आर व्हाइट. जितने भी बीटरूट्स हैं वो व्हाइट है. तो यस, जो चीज व्हाइट में है, जो चीज व्हाइट के अंदर है वो व्हाइट ही है. तो बीटरूट भी हमारा यहाँ पे है तो वो व्हाइट ही होगा. तो दिस इज करेक्ट. ऑल व्हाइट आर कैरेट. तो क्या ऑल व्हाइट कैरेट है, नहीं. व्हाइट हमारा इतना है जिसमें कि इतना ही पोर्शन कैरेट है. व्हाइट का ये वाला पोर्शन कैरेट है क्या, नहीं है, है ना. इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा. ऑल रेडिसेस आर बीटरूट. क्या सही है ये ऑल रेडिसेस आर बीटरूट. यहाँ वाला जो रेडिश है वो बीटरूट है क्या, नहीं, वो बीटरूट नहीं है. इसीलिए ये गलत हो जाएगा. ठीक. ऑल कैरेट्स आर व्हाइट. तो जितने भी व्हाइट वाला जो भी चीज है उसके अंदर ही हमारा कैरेट आ रहा है, ये वाला पार्ट हमारा सही हो जाएगा. कोई भी कंफ्यूजन होगा प्लीज कमेंट. वी वुड क्लियर दैट डाउट. तो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट एंड फोर्थ ये दोनों फॉलो हो रहा है. तो आर आंसर विल बी पॉइंट नंबर डी. इट इज करेक्टली मार्क्ड है. नेक्स्ट, गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2. आई zoom little bit अगर नहीं दिख रहा है तो. Which of the answer figure is exact mirror image of the given problem figure when the mirror is held at the right side. आपको मिरर इमेज फाइंड आउट करना है. जब मिरर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मिरर किधर है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, ये ध्यान नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा. ठीक है, अगर बच्चे लेफ्ट साइड कंसिडर कर लेंगे तो गलत आंसर मार्क हो जाएगा. तो इसके राइट में क्या है, राइट में यहाँ पे हमने मिरर लगा दिया. अब मिरर लगा दिया तो इसका मिरर इमेज फॉर्म होगा. तो पहले कौन सा लेटर आएगा, पहले ये जो क्यू है, क्यू का ये वाला लाइन आएगा पहले, राइट. तो क्यू आएगा, फिर क्यू का ऐसा वाला, ये दिस वन. सो वी विल बी स्टार्टिंग विथ स्मॉल पी, है ना. फिर स्मॉल पी के बाद ये वाला डी का कर्व आएगा, लाइक दिस. इट विल बी देयर, राइट. तो स्मॉल पी के साथ और डी के कर्व के साथ कौन सा स्टार्ट हो रहा है, बस यही वाला ही स्टार्ट हो रहा है. इतने से ही आंसर समझ में आ जाता है, बट स्टिल आपको पूरा मैच कर लेना है. ये तो होगा नहीं, ठीक है. स्मॉल पी के बाद आर आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा.
अगर आप मिरर यहाँ पे लगाएंगे और क्वेश्चन अगर ठीक से नहीं पढ़ा आपने तो फिर आपका ये सारा ऑप्शन आ जाएगा जो कि फिर आंसर गलत हो जाएगा, राइट। देखिए एक लेटर आपको ध्यान में देना है, इसके बाद 7 है, यस 7 का है। फिर एफ, देखिए एफ का फिर मिरर इमेज ऐसा बना हुआ है ना। फिर टी है, जी है, तो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ओके, यस, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि कितने ट्राइंगल्स हैं। तो इसमें देखिए आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। इसमें देखिए क्या, पहले इंडिपेंडेंट ट्राइंगल आपको कितने दिख रहे हैं, ठीक है, फिर हिडन ट्राइंगल देखेंगे। तो इंडिपेंडेंट ट्राइंगल जितना अलग से आपको साफ साफ क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल हो गया है। क्लियरली जो अलग अलग से दिख रहा है बस उसी को सिंपली काउंट कर लेते हैं पहले, फिर बाद में जो मर्ज्ड वाला है वो देखेंगे। तो क्लियरली जो अलग अलग है वो एक ये वाला हो जाएगा 1, देन 2, देन ये वाला 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 आ रहा है इंडिपेंडेंट ट्राइंगल 10 आ रहा है ना। ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तो आ रहा है पक्का। उसके बाद देखेंगे जो मर्ज करके जो ज्वाइन करके ट्राइंगल है वो कितना है। तो ये वाला देखिए एक ट्राइंगल ये है, ये वाला एक ट्राइंगल है, तो 1, सिमिलरली 2, और उसके बाद फिर ये वाला बनेगा 3, एंड देन ये वाला बनेगा 4। तो ज्वाइन करके 4 बन रहा है, 4 बन रहा है। उसके बाद हम आगे देख रहे हैं तो और कोई भी ज्वाइन करके हमारा ट्राइंगल नहीं बन रहा है, इन चारों के अलावा और कुछ नहीं बन रहा है। देखिए इधर से तो इंडिपेंडेंट था, इधर से हमारा स्क्वायर बन जा रहा है, राइट। तो कहीं और से ट्राइंगल नहीं बन रहा है, तो हमारा आंसर इंडिपेंडेंट वाला 10 हो गया, और फिर अगर मर्ज करके कंसिडर कर रहे हैं तो 4 है, तो आंसर हो जाएगा कितना, 40। ये करेक्ट, ओके, या चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। A cube with each is of 4 centimeter is placed on all faces, is painted on all faces, ठीक है, okay. How many of 1 centimeter cubes cut out of the larger cube will not have paint on any of its side, ठीक। देखिए क्वेश्चन देखिए, what is the question, what is the question। फिर से पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा, नहीं तो फिर गलत। अ क्यूब विथ ईच एज ऑफ 4 सेंटीमीटर, एक क्यूब है जिसका हर एक एज कितना है, 4 सेंटीमीटर का है, ठीक। इज पेंटेड ऑन ऑल फेसेस, चारों तरफ से पेंट किया हुआ है, कंसीडर इट 3D। हाउ मेनी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब कट आउट ऑफ लार्जर क्यूब विल नॉट हैव पेंट ऑन एनी ऑफ इट्स साइड। ये जो क्यूब है आप अगर इसको ऐसा कंसीडर करेंगे तो इस क्यूब के कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस हो गए, है ना। तो 6 फेसेस आर देयर, और जो पूरा जो 6 फेस है वो कलर किया हुआ है। तो अगर हम इसका 1 सेंटीमीटर करके अगर हम निकालेंगे 4, है ना, आई एम ड्रॉइंग अगेन फॉर सिंप्लिसिटी, आई विल कंसीडर द 2D इमेज, ठीक। मान लीजिए कि ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो आप ये समझिए कि हर तरफ से पेंट किया हुआ है, तो जो अंदर का क्यूब होगा 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ये जो अंदर का क्यूब होगा मान के देखिए 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, सिर्फ वही होगा जिसके किसी भी साइड में पेंट नहीं है। नहीं तो इधर ये वाला जितना भी क्यूब निकलेगा किनारे किनारे वाला, सब में पेंट तो लगा ही रहेगा। जो अंदर का क्यूब होगा 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, चारों साइड से, है ना, इधर का भी आप हटा दीजिए, इधर का भी आप काट दीजिए, इधर का भी काट दीजिए, इधर का भी काट दीजिए, ये जो बीच का 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर होगा, सिर्फ उसी में कोई पेंट नहीं होगा। तो 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर का एक छोटा क्यूब होगा, तो इसका फिर तो ये कितने क्यूब निकलेंगे 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर के, तो 4 क्यूब एक साइड 4 क्यूब एक साइड, है ना। देखिए 4 क्यूब एक साइड, 4 क्यूब इधर, 4 क्यूब आउटसाइड, 4 क्यूब वन साइड, 4 क्यूब वन साइड, इधर भी 4 दिखेगा, इधर भी 4 दिखेगा, इधर भी 4 दिखेगा, इधर भी 4 दिखेगा, तो टोटल क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। करेक्ट, समझ रहे हैं आप, 1 2 3 4, और उसके आगे रहेगा 1 2 3 4, बस इतना ही रहेगा जिसमें कि व्हाइट पेंटेड होगा, बाकी हमने स्लाइस आउट कर लिया है चारों तरफ से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 8। इज इट क्लियर, ओके, या चलिए क्वेश्चन नंबर 5। A group of 74 students of class 11 went on a picnic.
The number of students who went on a picnic of which section is as follows. ठीक, सेक्शन ए से इतने बच्चे गए, बी से 24, सी से 15, डी से 20 बच्चे पिकनिक पे गए। उसके बाद देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है और आपके मार्क्स तुरंत आ जाएंगे आपको, ठीक, मुश्किल नहीं है। 5 students from section A spent as much as 4 students from section B. Okay. 12 section B student spent as much as 9 students of section C and 6 section C students spent as much as 8 section D student. अब देखिए ये वाला लाइन देखिए, if every student of a particular section spent the same amount and all the students spent this much amount all together, find the amount spent by each student of section D. देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हर स्टूडेंट से हर सेक्शन से जो स्टूडेंट है वो कोई पर्टिकुलर अमाउंट ही स्पेंड किए हैं। तो सेक्शन ए का अगर 15 बच्चा जो है उसमें अगर मान लीजिए 10 बच्चे भी अगर कुछ पैसे स्पेंड किए हैं तो 10 के 10 बराबर स्पेंड किए हैं, तो लेट इट कंसीडर एट ए। सेक्शन बी के जो बच्चे जितने भी पैसे खर्च किए हैं, मान लीजिए 24 में से 6 बच्चों ने पैसे खर्च किया है, या कितना भी, तो वो अमाउंट बी है, हर बच्चे ने बी अमाउंट ही खर्च किया है। सेक्शन सी का भी हर बच्चों ने सी अमाउंट ही खर्च किया है, एंड सेक्शन डी का भी हर बच्चे ने डी अमाउंट ही कंसीडर किया है। ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इफ एवरी स्टूडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन स्पेंड द सेम अमाउंट। ठीक, अब देखिए फिर शुरू से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन ए स्पेंट एज मच एज 4 स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन बी, तो 5A इज इक्वल टू 4B लिख सकते हैं। स्टूडेंट है ना, सेक्शन ए के 5 बच्चे ने जितना स्पेंड किया उतना ही सेक्शन बी के 4 बच्चे ने स्पेंड किया, ठीक है। और वो अमाउंट कितना हमने माना है, सेक्शन ए का अमाउंट ए माना है, सेक्शन बी का अमाउंट बी माना है। 12 सेक्शन बी स्टूडेंट स्पेंट एज मच एज 9 सेक्शन सी स्टूडेंट, एंड 6 सेक्शन सी स्टूडेंट स्पेंट एज मच एज 8 सेक्शन डी स्टूडेंट, 8 सेक्शन डी लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। उसके बाद है एंड ऑल स्टूडेंट स्पेंड 23370 और सभी ने मिलकर के 23370 अमाउंट स्पेंड किया। तो हम क्या करेंगे, ए को बी के और सी के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं, ए को बी के और सी के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ए बी के टर्म्स में हमें पता है, ए को सी के टर्म्स में लिखना है, तो ये 4B है, ये 4B है। 12B इज इक्वल टू 9C, 12B इज इक्वल टू 9C है। तो हम क्या करेंगे, हमको ए को सी के टर्म्स में लिखना है, तो वी विल मल्टीप्लाई इट इनटू 3। ये वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इंटू 3, तो 15A इज इक्वल टू 12B, 15A इज इक्वल टू 12B इज इक्वल टू 9C लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम दूसरा इक्वेशन में क्या मिल गया, ए के टर्म्स में 15A इज इक्वल टू 9C मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। ए इन टर्म्स ऑफ सी मिल गया, ए इन टर्म्स ऑफ बी मिल गया, ठीक। उसके बाद क्या चाहिए हमें, ए इन टर्म्स ऑफ डी चाहिए, वी वांट ए इन टर्म्स ऑफ डी। तो फिर अब ये दोनों इक्वेशन को देखिए, 6A इज इक्वल टू नहीं सॉरी, ये दोनों इक्वेशन को देखिए, 12B इज इक्वल टू 9C, 6C इज इक्वल टू 8D। तो इससे भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो है वो जैसे C की वैल्यू 15A/9, C की वैल्यू 15A/9 अगर यहाँ पे डालेंगे, 6 इंटू 15A/9 इज इक्वल टू 8D, तो हमें क्लियरली मिल जाएगा 10A इज इक्वल टू 8D। ये हो गया इक्वेशन 3। मतलब A को हमने C, B और D के टर्म्स में लिख लिया, राइट। अब क्या हो रहा है, वी हैव बीन गिवन, हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15A है ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 15A प्लस 24B, सारे बच्चों ने मिलकर के इतना पैसा खर्च किया है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो 15A प्लस 24B प्लस 15C प्लस 20D इज इक्वल टू 23370, सारे बच्चों ने मिलकर के इतना पैसा खर्च किया है, राइट। अब इक्वेशन को हम सिर्फ ए के टर्म्स में लिखेंगे, तो आ जाएगा कि ए ने कितना खर्च किया है, तो 15A प्लस 24 इंटू बी क्या है, b इज व्हाट 15A/12, राइट। यहाँ से मिलेगा 15A/12, 15A/12 प्लस 15 इंटू सी क्या होगा, c इज 15A/9,
C is 15A by 9 plus 20 into D क्या है 10A by 8, 10A by 8 is equal to 23370, राइट। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली मिल जाएगा, लंबा नहीं होगा, शॉर्ट में मिल जाएगा आपको। 95A is equal to 23370 and this will give you A is equal to, yes, A is equal to आएगा हमारा 246, A will be 246। अब A 246 है और हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द अमाउंट स्पेंड बाय ईच स्टूडेंट ऑफ सेक्शन डी। सेक्शन डी का हर बच्चा कितना स्पेंड किया, तो हमें वी हैव टू फाइंड आउट डी। तो हमें ए की वैल्यू पता है, वी नो ए, तो 10A इज इक्वल टू 8D। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी इज इक्वल टू 10 into 246 by 8 and this value will be 307.5। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन 307.5। थोड़ा सा लंबा है बट क्विकली करेंगे तो हो जाएगा। ओके ओके राइट, पटक से एग्जाम में करेंगे हो जाएगा। थोड़ा मैंने समझाने के लिए ज्यादा टाइम दिया, नहीं तो क्विकली सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, rearrange the given letters to form meaningful words and select the option which is different from the other 3 words। आपको क्या करना है, ये जो लेटर है इसको रीअरेंज करके एक वर्ड बनाना है, रीअरेंज करके वर्ड बनाना है। उसके बाद ऑड वन आउट, जो डिफरेंट होगा उसको छांटना है। इसको देखिए, इसको ध्यान से देखिए, APPLE, दिस इज व्हाट, दिस इज एप्पल, ठीक। इसको देखिएगा तो ये आ जाएगा ऑरेंज, क्या आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा। इसको देखिएगा तो ये कौन सा आएगा, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बट थोड़ा सा ज्यादा सोचिएगा तो इसमें आ जाएगा एप्रिकॉट। थोड़ा ध्यान से सोचिएगा तो एप्रिकॉट, यू विल गेट इट एज एप्रिकॉट। ये एग्जाम में अगर आपको माइंड को कूल रखना है, रीजनिंग में क्या होता है, माइंड को कूल रखना है तो फिर सारे ऑप्शंस दिखेंगे। यही अगर आप एग्जाम प्रेशर में सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो एग्जाम में अपना मेंटालिटी, अपने टेम्परामेंट को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। और ये क्या हो जाएगा, कैश्यू, कैश्यू। अब साफ पता चल रहा है ये तीनों फ्रूट्स है, ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा, पॉइंट नंबर 30, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, in a certain code ardent is coded as 13, cano is coded as 11, what is the code for represent। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, फटाक से इजोटी लगाएंगे, इजोटी लगाएंगे। लेकिन देखिए इजोटी से क्या होगा, अगर हम इसको कोड करेंगे तो बहुत बड़ा सा वर्ड निकलेगा, बहुत बड़ा सा न्यूमेरिकल डिजिट निकलेगा, A plus R plus D plus E and T, बहुत बड़ा वर्ड निकलेगा। और ये कितना है 13, और इसको भी करेंगे तो बहुत बड़ा सा निकलेगा, और ये कितना है 11। मतलब कि इजोटी कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है ना, ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज समझ में आ रहा है, ये 6 लेटर का है तो 13 है, और ये 5 लेटर का है तो 11 है, मतलब कुछ तो यहाँ कनेक्शन है। तो 6 into 2 plus 1 ऐसा है ना, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी 5 into 2 plus 1 is equal to 11 ऐसा हो जा रहा है। इसको देख के भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज्यादा डिजिट तो है नहीं। तो रिप्रेजेंट में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 into 2 plus 1 is equal to, once again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, सॉरी। तो 9 into 2 plus 1 is equal to 18 plus 1, that is 19 हो जाएगा हमारा आंसर। वेरी क्लियर। तो बस वही है, टेम्परामेंट को कंट्रोल करके रखिएगा, आपको ये सारी चीजें दिखेंगी, नहीं तो आप इजोटी में फंस जाएंगे, इजोटी में फंस जाएंगे। अब माइनस प्लस भी आप करके देखेंगे, आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपको ध्यान से देखना है, ये 6 लेटर है तो 13 है, 5 लेटर है तो 11 है, मतलब इंटू 2 plus 1 वाला चीज है। तो वही चीज हमें यहाँ पे भी करना है, थोड़ा ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, which word cannot be formed using letters of the given word, using each letter only as many times as it appears in the given word। इसमें बस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, ठीक। कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं किया जा सकता, पहली चीज तो ये है, यूजिंग लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, यूजिंग ईच लेटर ओनली एज मेनी टाइम्स एज इट अपीयर्स इन द गिवन वर्ड। जितनी बार, जैसे डी अगर एक ही बार दिख रहा है
तो एक ही बार ही इस वर्ड में आना चाहिए। तो एरोडक्ट भी फॉर्म हो रहा है, AERODUCT, ये चारों एक ही बार यूज हुआ है और ये चारों यहाँ पे भी एक ही बार यूज हुआ है। मॉनिटरी, एडुकेटर, ये सारा वर्ड हम डॉक्यूमेंट्री से बना सकते हैं। मॉनिटरी वर्ड डॉक्यूमेंट्री से बना सकते हैं, है ना। एडुकेटर वर्ड भी हम इस वर्ड से बना सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं बना सकते। इसमें सी 2 बार यूज हुआ है, सी 2 बार यूज हुआ है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में सी एक ही बार यूज हुआ है। डॉक्यूमेंट्री में सी एक ही बार यूज हुआ है और डेमोक्रेसी में सी 2 बार यूज हुआ है। तो ये वर्ड हम इस वर्ड से नहीं बना सकते। तो हमारा आंसर क्या है? विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ दिस वर्ड। तो डेमोक्रेसी कैन नॉट बी फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 6 participants U, V, W, X, Y, Z are sitting in 2 rows, 3 in each facing each other. X is second to the right of Z. W is the neighbor of Y. It's sitting diagonally opposite to X. V is neighbor of Z. Y is not the end of any row. If V and U interchange position, who would be the neighbor of U in the new position? ठीक है, बस 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 एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, आराम से हो जाएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। 6 participants are sitting in 2 rows, ठीक है, 2 रो है, 6 participants है, 2 केस बन रहे हैं, इसलिए मैंने 2 ड्राइंग बनाया है। तो या एक बार ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे फिर ऐसे, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक, X is second to the right of Z। तो ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग क्या है? X is second to the right of Z, है ना, जो नहीं, यस, हाँ करेक्ट तो है। ठीक है, देखिए X is second to the right of Z। तो मान लीजिए X अगर इस साइड बैठा है, इस साइड बैठा है, तो इस तरीके से बनेगा, X is second to the right of Z, है ना, Z के राइट में X सेकंड है। और अगर X इधर से बैठा हुआ है, अगर X इधर से बैठा हुआ है तो हमारा इस तरीके से बनेगा, X is second to the right of Z, Z के, या X is second to the right of Z, या हाँ करेक्ट, क्योंकि Z जो है इस केस में इधर फेस कर रहा है, राइट, और यहाँ पे Z इस केस में उधर फेस कर रहा है। तो दोनों के केस में Z का जो लेफ्ट और राइट है वो अलग अलग हो जाएगा, इसीलिए ये 2 केस बनेंगे। लेकिन एट लास्ट मैटर नहीं करेगा, दोनों मिरर इमेज हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए शुरू से, ठीक है, X is second to the right of Z, X is second to the right of Z, क्योंकि ये Z इस बार इधर देख रहा है और यहाँ पे Z इधर दिख रहा है। ठीक, उसके बाद W is the neighbor of Y is sitting diagonally opposite to X। तो जो W है वो neighbor of Y है, मतलब W और Y दोनों साथ में है, और W जो है वो diagonally opposite है X के। तो X यहाँ पर है तो W यहाँ पर होगा, तो W के बगल में यहाँ पे Y होगा। ठीक, X यहाँ पे है तो W इधर होगा diagonally opposite, और W के बगल में Y होगा। ठीक है, V is the neighbor of Z। V Z का नेबर है, तो Z का नेबर है, Z तो साइड में है, तो V को तो सेंटर में ही होगा, और कोई रास्ता तो है नहीं। ठीक है, Y is not at the end of any row। तो Y एंड किसी भी रो के एंड में नहीं है, तो बचा क्या? बचा बस U। तो यहाँ पे U आ जाएगा, यहाँ पे U आ जाएगा। फिर although we tried कि हम हर चीज मतलब हर सिचुएशन लेके चले, पर ये दोनों जो आंसर हमें मिले हैं ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो आप किसी भी चीज को लेके कंसीडर कर सकते हैं, या तो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में ही चलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। If V and U interchange the position, अब आप यहाँ पे देखिए चाहे यहाँ पे देखिए, V और U इंटरचेंज कर लेते हैं पोजीशन को, तो what will the neighbor of U in the new position? तो U का जो नेबर है वो न्यू पोजीशन में क्या होगा? तो ये V और U को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पर आ गया V और यहाँ पर आ गया U। ठीक, यहाँ पर आ गया U, यहाँ पर आ गया V। तो U का न्यू पोजीशन ये है, और U का न्यू पोजीशन यहाँ पे भी ये है। तो यहाँ पे इसका नेबर है X और Z, यहाँ पे भी इसका नेबर X और Z है, एक ही बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर बी। ठीक, करेक्ट, बस थोड़ा सा सेंटेंस को पढ़ते जाना है और प्लॉट करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 4 ग्रुप ऑफ नंबर्स आर गिवन, out of which the numbers in 3 groups bear a certain common relationship. Choose the group in which the numbers are differently related. Okay, तो 4 ग्रुप ऑफ नंबर हैं जिसमें कि कुछ ना कुछ रिलेशन है नंबर में, दोनों नंबर में कुछ ना कुछ रिलेशन है। बताइए क्या रिलेशन है?
कोई बता सकता है? देखिए यहाँ पे ये 11 का कुछ तो दिख रहा है ना? ये है 11 इंटू 2 और फिर 11 का स्क्वायर यहाँ पर है। ये क्या है? 9 इंटू 2 और फिर 9 का स्क्वायर है यहाँ पर। ये क्या है? व्हाट इज दिस? 19 इंटू 2 एंड देन 19 का स्क्वायर, राइट? और ये क्या है? ये 14 इंटू 2, लेकिन क्या ये 14 का स्क्वायर है? नहीं, ये 14 का स्क्वायर नहीं है। 14 का स्क्वायर होना चाहिए था पर नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 2। कौन सा इसमें डिफरेंटली रिलेटेड है? तो पॉइंट नंबर डी हमारा हो गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Select the option which is related to the fourth term in the same way the first term is related to the second term. इन दोनों में जो रिलेशन है वही इन दोनों में रिलेशन होना चाहिए। हड़बड़ी में नहीं करना है, इसे आराम से करना है। इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। रिक्वेस्ट REQUEST और उसके बाद ये जो लेटर है इसे भी हम नीचे लिखते हैं QG। ऐसा देख के लग रहा है कि लेटर्स आसपास ही हैं, तो लेट्स सी QGNYZYM, ठीक है। अब सबका अगर हम लोग देखें तो R को हम क्या लिख सकते हैं? P, यस, RST, R is 18, E is 5। इसी तरीके से हम सबका न्यूमेरिकल वैल्यू इसे लिख देंगे। OPQ, Q is 17, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। फिर यहाँ पे भी इसी तरह से अगर हम लिखते चले जाते हैं तो PQR, देखिए तो फिर Q is 17 है ना। तो यहाँ पे जो ये दोनों जो लेटर है ये -1 जा रहा है। R को अगर हम -1 करेंगे, देखिए यहाँ 18 है, यहाँ 17 है ना। यहाँ पे -1 करेंगे तो ये आएगा। फिर EFG है ना, दिस इज व्हाट? दिस इज +2। अगेन दिस इज, ये N जो है वो कितना है? 14 है। N का न्यूमेरिकल वैल्यू 14 है। दिस इज -3। इसी तरह -1 +2 -3 और ये क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। दिस इज व्हाट? -5, दिस इज व्हाट? +6 एंड दिस इज व्हाट? -7। समझ में आ रहा है? इस तरीके से एक्चुअली मूव हो रहा है, ठीक। तो आपको क्या करना है? OPBHDIM है ना। तो यहाँ पे हमें लेटर चाहिए 1, 2, B के करस्पॉन्डिंग HDIM। तो जिस लेटर का -1 0 हो, जिस लेटर का +2 T हो, ये लेटर हमें लिखना है, राइट? ओके। या फिर आप अल्टरनेटिवली ऐसे भी देख सकते हैं कि O+1 यहाँ पे हो जाएगा। तो O+1 क्या होता है? T, ठीक है। फिर T-2 है ना, अगर हम इसको कंसिडर करें तो T-2, तो T-2 क्या होगा? R। फिर B+3 इज व्हाट? E होगा। B+3 PCDE। फिर H-4 इज D, ठीक। फिर D+5 तो I। तो इसी तरह से अगर आप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे -6 और फिर यहाँ पे +7, क्योंकि हम इधर से इधर जा रहे हैं इसलिए हमने साइन चेंज कर दिया है। तो C और T, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रिडिक्ट। ओके, तो इस तरीके से आपको इजोटी रूल अप्लाई करना है और तो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको क्विकली ये सारी चीजें फटाक से आप अप्लाई करने लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच इज रिलेटेड टू द फोर्थ टर्म इन द सेम वे एज फर्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू द सेकंड टर्म। तो क्वारल छोटा मोटा झगड़ा, वॉर लड़ाई देश के बीच, एरर छोटा मोटा सा मिस्टेक और ब्लंडर बहुत बड़ी गलती। ओमिशन में नहीं होगा, केयरलेसनेस में नहीं होगा, एंगर में नहीं होगा। सिंपल है, पॉइंट नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। कौन सा फिगर इसमें नेक्स्ट आएगा सीरीज में? बस वही देखना है, ठीक। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग इसको, चलिए लेट्स ड्रॉ इट। देखिए स्टार का मूवमेंट कितना है? 1 है ना, 1। ये यहाँ पे है, अब ये फिर यहाँ पर आएगा, स्टार विल कम है, ओके। उसके बाद फिर जो राउंड है इसका मूवमेंट है इस डायरेक्शन में 1, इधर 1 और इधर आया, फिर ये इधर आया, फिर यहाँ पर आ जाएगा स्टार, ये राउंड, ओके। दिस इज डन। अब उसके बाद है डायमंड कितना मूव कर रहा है? डायमंड मूव कर रहा है 1.5, इधर यहाँ चला गया, फिर इधर
यहाँ आ गया, फिर इधर और इधर, फिर डायमंड हमारा किधर आ जाएगा, इस कॉर्नर पे आ जाएगा। तो इस कॉर्नर पे आना चाहिए हमारा डायमंड। लेट्स चेक। हाँ, तो चेक कर रहे हैं। तो जो हमारा ऑप्शन बना है ये राउंड डायमंड स्टार, वो यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो बस एरो की पोजीशन से चेक करेंगे। एरो का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा मूव कर रहा है, आधा इधर इधर इधर, थोड़ा थोड़ा इधर मूव कर रहा है। तो अभी यहाँ पे है तो इस कॉर्नर पे आ जाएगा एरो, इस कॉर्नर पे आएगा एरो, एंड दिस डायग्राम इज मैचिंग विथ पॉइंट नंबर 3। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Ravi is shorter than Karthik but taller than Gagan and Tarun who are taller than Saksham. देखिए ये मेरा ट्रिक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए यू हैव टू प्लॉट। ठीक है, रवि यहाँ पे लिख दिया हमने, रवि शॉर्टर देन कार्तिक। तो जो रवि के से छोटे हैं वो इधर लिखते जाइए, जो रवि से बड़े हैं वो ऊपर लिखते जाइए। तो रवि शॉर्टर देन कार्तिक, ठीक, बट टॉलर देन गगन, नहीं सॉरी वन सेकंड, रवि इज शॉर्टर देन कार्तिक, मतलब जो कार्तिक है वो रवि से लंबा है, तो कार्तिक ऊपर जाएगा, जाएगा बिल्कुल। उसके बाद बट टॉलर देन गगन एंड अरुण, कार्तिक, रवि शॉर्टर देन कार्तिक, लेकिन रवि गगन और तरुण से लंबा है, तो गगन और तरुण तो नीचे आ जाएंगे, गगन और तरुण तो नीचे आ जाएंगे, आएंगे बिल्कुल। हु आर टॉलर देन सक्षम, और गगन और तरुण जो है वो सक्षम से ज्यादा लंबे। तो ये हमारा एक सीरीज बन रहा है कि सबसे लंबा कार्तिक है, फिर रवि है, फिर गगन है, फिर तरुण है, फिर सक्षम है। ये तो ऐसा बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए सुनील इज टॉलर देन आरव, सुनील जो है वो आरव से लंबा है, ऐसा लिख सकते हैं। बट शॉर्टर देन सक्षम, लेकिन सुनील सक्षम से छोटा है, मतलब सक्षम कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यही सीरीज में अगर हम यहाँ ज्वाइन करें तो नीचे सुनील है और फिर उसके नीचे आरव है ना, इस तरह से लोग हैं, इस तरीके से लोगों का हाइट है, सबसे लंबा कार्तिक, सबसे छोटा आरव। तो ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, इसमें सबसे ज्यादा लंबा कौन है, तो आंसर हो जाएगा कार्तिक। तो जनरली इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हो, मतलब इस तरह से ड्रॉ करने से बन जाते हैं। अगर बीच में कोई और भी पर्सन दिया हो तो आप थोड़ा स्पेस रखें और बीच में आप उस पर्सन का भी नाम लिख सकते हैं, इट विल बी क्लियरली विजिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सिलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट, इसमें कौन सा फिगर नेक्स्ट आएगा, वी विल ड्रॉ, इससे ज्यादा आसान होता है। ठीक है, इसका मूवमेंट कितना है, इसका मूवमेंट है इधर इधर 1, फिर इधर इधर, तो इट विल कम वेयर 1 यूनिट एंड देन यहाँ से इधर 1 यूनिट एंड देन यहाँ से इधर 1 यूनिट इधर आएगा। यस इधर आएगा ना, यहाँ से इधर 1 यूनिट इधर आएगा। उसके बाद फिर क्या है, ये प्लस कैसे मूव कर रहा है, ये प्लस जो है वो आप इसको 1.5 कंसीडर कर सकते हैं, हाफ 1 and 2 नहीं, और प्लस अपने अपोजिट जा रहा है, अभी यहाँ पे है, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पर आया, तो फिर प्लस ऊपर ही चला जाएगा, तो फिर प्लस हमारा ऊपर ही चल जाएगा। तो दोनों ही ऊपर में है, तो ये कैसा है देखते हैं। तो दोनों ही ऊपर में इसमें है, तो पॉइंट नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। In a certain language, persist is written as this one 759192. How is ancestor coded in the same language? ठीक है, चलिए इसमें अप्रोच क्या रहेगा, कुछ ये भी बड़ा सा वर्ड है, ये भी बड़ा सा वर्ड है, तो ऐसा तो लग रहा है कि चलो इजोटी लगा के देखते हैं, कुछ तो समझ में आएगा, एक बार इजोटी लगा करके देखते हैं, क्योंकि और कोई ट्रिक नहीं दिख रहा। ठीक, परसिस्ट हमने लिखा, परसिस्ट में देखिए पहले सारे डिजिट का नंबरिंग करते हैं। 16 होता है, E is 5, R कितना होता है, R 18 होता है, R के बाद S आता है 19 होता है, और E F G H I J, तो I का 9 होता है, S का फिर 19 होता है, और T का 20 होता है। अब इतना हमने देख लिया, अब यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको देखिए और इसको देखिए, क्या समझ में आ रहा है, एक चीज समझ में आ रही है कि कुछ कुछ डिजिट तो सिमिलर से लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 जो है 1 और 6 को लिया, 1 + 6 अगर हम कर देते हैं तो 7 आ जा रहा है, पहला 7 है, फिर 5 है, फिर 1 और 8 क्या हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है, 7 5 9। उसके बाद फिर 1 9 है, तो 1 9 को हम क्या कर रहे हैं, 1 + 9 = 10। तो 10 का हमने बस 1 पिक किया है,
क्योंकि 1 + 0 = 10, ठीक है। फिर ये वाला 9, तो फिर ये है ना 9 आया, 1 आया, फिर ये वाला 9 एज इट इज 9 है। फिर ये 19 को फिर हमने 1 पिक किया है, 1 + 9 10 हो गया और उसका 1, और 20 का बस 2 पिक किया है, 2 + 0 = 2, तो 7591912, 7591912 मिल गया राइट। उसी तरह फिर एंसेस्टर की कोडिंग करेंगे। एंसेस्टर लिखते हैं ANCESTOR। ए का 1 होता है, ठीक है, एम का 14 होता है, सी का 3, ई का 5, एस का 19, टी का 20, इजोटी ओ का 15 और आर का 18 होता है। इसको फिर हम कोडिंग करते हैं 1, देन 1 के बाद 5 आएगा, 1 + 4 5, यहाँ पे 3, देन 5, फिर एस का हमने देखा था 19 को हमने 1 लिखा है, 20 को 2 लिखा है, फिर 1 5 6 एंड 1 8 9 है ना, 1 5 3 5 1 2 6 9, 1 5 3 5 1 2 6 9। वी हैव गॉट दिस आंसर, पॉइंट नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अप्रोच समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से सॉल्व करना है। 17 को देखिए, plus B means A is the father of B, A minus B, A is the wife of B, A into B means A is brother of B, this means daughter of B, R minus B into T divided by W, R minus B into T divided by W. तो R is the wife, इसका मतलब क्या हो जाएगा wife, yes, R is the wife of V, V into T, V is the brother, and T is यहाँ पे क्या था, it means A is the daughter, तो T is the daughter of W। तो वो क्या है, R और B हस्बैंड वाइफ है, R इज गर्ल और ये लड़का है, तो R इज वाइफ ऑफ B, ये लड़का है तो ये ब्रदर है, ही इज द ब्रदर ऑफ T, T इज गर्ल, ये भाई, ये लड़की है और ये इसकी माँ है, W इज मदर, तो W इज मदर हु हैज 2 चिल्ड्रन, T और V, जिसमें कि V लड़का है और T जो है वो लड़की है, समझ में आ रहा है, और V की वाइफ है R, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, डॉटर इन लॉ है ना। R इज रिलेटेड टू W, तो R की तो हाउ इज R रिलेटेड टू W, तो W की डॉटर इन लॉ है कौन, R, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर सी, डॉटर इन लॉ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अच्छा क्वेश्चन है 18, कैसे सॉल्व कीजिएगा। some इक्वेशन आर सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन सिस्टम, कुछ सिस्टम है जिसके हिसाब से कुछ इक्वेशन सॉल्व किया गया है, फाइंड द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ऑन दैट बेसिस। किसी कुछ तो फॉर्म में ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, 94 into 18 is equal to 14, कैसे आएगा पता नहीं, सोचते हैं कि कैसे आएगी, 89 into 23 is equal to 78, ठीक, और जिस फॉर्म में ये लिखा है उसी फॉर्म में हमसे करना है और आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे आसान सा दिख रहा है 44 है, तो 9 + 4 कितना होता है, 9 + 4, 9 into 4 अगर हम करें, 9 into 4 is 36 और 1 into 8 is 8 और 36 into 8 अगर कर रहे हैं तो आ जा रहा है 36 + 8 कर रहे थे तो आ जा रहा है 44, आ जा रहा है करेक्ट। फिर कैसे किया हमने, 8 into 9 ना, 8 into 9 8 into 9 और इस साइन को चेंज कर दिया, प्लस 2 into 3 is equal to 78, चेक करते हैं, 8 into 9 नॉट ही 72 प्लस 2 into 3 6 is equal to 78 है ना। यहाँ पे साइन चेंज हो जा रहा है, इन दोनों के बीच में अगर हम प्लस इंटू डाल दें और इंटू के साइन को प्लस कर दें तो वी आर गेटिंग दिस करेक्ट आंसर, है ना। तो 75 into 36 is equal to, तो क्या करेंगे, 7 into 5 plus 3 into 6 is equal to, 7 into 5 is 35 plus 18 is equal to what, we will get the answer as 53, ठीक है, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 एक्चुअली कोई वेन डायग्राम होगा जो कि पीडीएफ में एक्चुअली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो विल जस्ट लीव इट क्योंकि पता तो चल नहीं रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चूज द वेन डायग्राम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन व्हिच रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे भी ऑप्शन में एक्चुअली वेन डायग्राम था पर है नहीं, पेन, चेयर, स्टेशनरी,
तो स्टेशनरी के अंदर ऐसा हो सकता है, स्टेशनरी का अगर जो वेन डायग्राम होगा उसके अंदर एक पेन का डायग्राम होगा, तो आपको वेन डायग्राम बनाना पता होना चाहिए। और फिर चेयर जो है वो अलग होगा, क्योंकि चेयर स्टेशनरी में नहीं आता। तो कुछ इस तरह का इसका आंसर होना चाहिए कि स्टेशनरी के अंदर पेन, बट चेयर इज डिफरेंट, चेयर विल नॉट कम अंडर स्टेशनरी। तो इस तरह का कुछ होगा आंसर इसका, ऐसा आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन का इसमें क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया रहता है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, यू हैव टू अज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, हर चीज ऐसा सही है मानिए, और फिर आपको बताना है कि आगे क्या होना चाहिए। देन डिसाइड विच ऑफ द सजेस्टेड गिवन कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलोज फॉर परसुइंग, कि अगर ऐसा कंडीशन है, ऐसा स्टेटमेंट है, तो हमें आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना चाहिए, ये वाला या ये वाला या दोनों या कोई सा भी नहीं, ऐसा हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या है, इट इज एस्टिमेटेड दैट in this year's international trade fair 25 lakh people will visit प्रगति मैदान दिल्ली, है ना। ऐसा लग रहा है कि 25 लाख लोग प्रगति मैदान दिल्ली विजिट करेंगे, ऐसा अज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद द मैनेजमेंट ऑफ फेयर शुड हैव कोर्स ऑफ एक्शन, सॉरी, फर्स्ट वन, द दिल्ली पुलिस शुड बी ऑन हाई अलर्ट एंड डिस्करेज पीपल फ्रॉम विजिटिंग द फेयर। तो मान लीजिए आप दिल्ली पुलिस में है, 25 लाख लोग आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, क्या आप हाई अलर्ट में रहोगे और लोगों को आने से मना करोगे, या फिर द मैनेजमेंट ऑफ फेयर शुड हैव एनफ टिकट बोर्ड्स एंड शटल सर्विसेज टू अवॉइड लॉन्ग क्यूज, राइट। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर पॉइंट नंबर 2 होना चाहिए कि इंडिया में जितने लोग हैं, जो भी लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, तो दे शुड बी एबल टू कम एंड विजिट प्रगति मैदान। हमें हमारा सिस्टम को एक्चुअली रोबोस्ट रखना चाहिए, तो हमारा जो मैनेजमेंट ऑफ फेयर है वो अच्छा होना चाहिए कि हमारे पास एनफ टिकट बूथ हो कि अगर 25 लाख लोग एस्टिमेटेड हैं तो हम उसको हैंडल कर लें, और उतना शटल सर्विसेज होना चाहिए कि ज्यादा लंबे लाइन ना लगे। तो हमारा 2 ज्यादा सही लग रहा है, और अगर हम लोगों को आने से मना कर देंगे तो इस पे तो बदनामी हो जाएगी सरकार की, राइट। तो ओनली 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, select the pair of words from the given option that share a similar relationship, जो सिमिलर सा रिलेशनशिप है वैसा शेयर करना है। तो शार्क फिश, अब शार्क फिश तो एक फिश है, मतलब शार्क फिश की कैटेगरी में है, तो आई थिंक इसका जो आंसर है वो या तो बैट बर्ड भी हो सकता है या फिर डॉल्फिन फिश भी हो सकता है। अगर शी में शार्क भी है, फिश भी है, डॉल्फिन फिश भी हो सकता है। और अगर हम कैटेगरी चेंज कर दे, बर्ड की कैटेगरी ले लें, तो उसमें एक बैट भी है। तो वेल और मैमल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वेल मैमल तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो आप बस ये पैटर्न समझिए कि कैसे करना है, एंड आई हैव जस्ट डाउट कि पता नहीं CIL ने कौन सा ऑप्शन कंसीडर किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, which of the following number will replace question mark in the following series। यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क 2, 7, 14, 23 डैश और फिर 47, ये है। तो इसमें देखिए, इसमें अगर आप देखिएगा कि अगर पहले आप डिफरेंस देखिए, कि डिफरेंस अगर सिमिलर सा है तब तो कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही होगा, और डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा हो जा रहा है, एकदम जंप कर जा रहा है, मतलब कुछ एक्सपोनेंशियल होगा, क्यूब या स्क्वायर हो सकता है, ऐसा आपको देखना पड़ेगा। तो हम डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो हमें साफ पता चल जा रहा है यहाँ पे डिफरेंस 11 होना चाहिए और यहाँ पे डिफरेंस 13 होना चाहिए। तो 23 प्लस 11 क्या हो जाएगा, 34, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 34, 23 प्लस 11 34, 34 प्लस 13 47 हमें आंसर आराम से मिल जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 30, करेक्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सुकन्या इज आयुष्मान वाइफ, सुकन्या जो है वो आयुष्मान की वाइफ है। लेखा इज सुकन्या सिस्टर, Nisha is Lekha's mother. Mukesh is Nisha's husband. Piyush is Nisha's son. How is Ayushman related to Mukesh? तो इसमें मेरा एक पर्सनल ट्रिक है, आप एक लेवल पे बनाइए, जो हस्बैंड वाइफ होंगे वो एक लेवल पे, मदर ऑन अनदर लेवल एंड डॉटर ऑन अनदर लेवल। सुकन्या इज आयुष्मान वाइफ, सुकन्या और आयुष्मान हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, एक लेवल पे है। लेखा इज सुकन्या सिस्टर, लेखा जो है वो सुकन्या की सिस्टर है, मान के रखते हैं, ठीक है, ओके, एक ही लेवल पे। निशा इज लेखाज मदर, निशा जो है ऊपर में जाएंगी, लेखा की मदर है। तो सुकन्या इज आयुष्मान वाइफ, लेखा इज सुकन्या सिस्टर। तो जो निशा है वो लेखा के भी मदर है और इधर
सुकन्या की भी मदर है। निशा जी लेखा और सुकन्या दोनों की मदर है। मुकेश इज निशाज हस्बैंड, तो निशा के इसी लेवल पे कौन आ जाएगा, मुकेश हस्बैंड वाइफ का पैसे लिख सकते हैं। तो मुकेश इज हस्बैंड वाइफ और ये निशा का हस्बैंड है, ठीक है। पीयूष इज निशा सन, मतलब निशा का एक और बेटा है, इसी लेवल पे आएगा पीयूष आ जाएगा। हाउ इज आयुष्मान रिलेटेड टू मुकेश, ठीक है। अभी आयुष्मान और मुकेश एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, अभी दिख रहा है कि हस्बैंड वाइफ है, इसकी बेटी है सुकन्या, तो ये क्या हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा। आयुष्मान विल बी सन इन लॉ ऑफ मुकेश, राइट। आयुष्मान विल बी सन इन लॉ ऑफ मुकेश, तो दिस विल गिव यू विजिबिलिटी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर डी। नेक्स्ट 25 देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है, लंबा है, इसका मतलब ये नहीं कि टफ है। इसमें क्या हो रहा है कि a reputed educational institution is to select meritorious graduates for the award of scholarship for higher studies abroad to a premium university who fulfilling the following criteria, ठीक है। क्राइटेरिया है इस कैंडिडेट का, देखना है क्राइटेरिया क्या क्या है। पहला क्राइटेरिया है मिनिमम 85% मार्क्स होना चाहिए फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन में, मस्ट हैव सिक्योर्ड 90% मार्क्स इन द सिलेक्शन टेस्ट का 90% है, और एज हमारा 21 ईयर्स बट नॉट मोर देन 25 ईयर्स होना चाहिए as on this, okay. फिर in case a candidate satisfy all other criteria except at first above but has won at least one major prize in debate, sport, cultural event, the case may be referred to director, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट ये सारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है एक्सेप्ट वन, लेकिन कोई ना कोई प्राइज देता है तो हम डायरेक्टर के पास भेजेंगे, ठीक है। और सारा सेटिस्फाई कर रहा है एक्सेप्ट 2, लेकिन रिजर्व कैटेगरी से है तो रिलैक्सेशन का एज हम 2 साल का देंगे। ये कंडीशन एक तरह से दिया हुआ है। अब देखिए, बेस्ड ऑन एबव क्राइटेरिया एंड कंडीशन एनालाइज एंड डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टेकन फॉर कैंडिडेट हुज डिस्क्रिप्शन इज प्रोवाइडेड बिलो। यहाँ पे एक बच्चा है, इसको पढ़ते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं और देखते हैं कि किधर सेट हो रहा है, इसमें कि इसमें, ठीक है। दीपेंद्र भल्ला, बोर्न ऑन 17 दिसंबर 1997, इसका जन्म कब हुआ है, 1997, 2020, तो अराउंड 23 इयर्स का है, ये 23 इयर्स का है, तो इन दोनों के बीच में ही हो रहा है। तो क्राइटेरिया थर्ड इज फुलफिलिंग, दिस क्राइटेरिया इज फुलफिलिंग 79% मार्क्स इन फाइनल ईयर में कितना चाहिए, मिनिमम 85% मार्क्स, मतलब ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। एंड शी गॉट 92% मार्क्स इन सिलेक्शन टेस्ट, तो सिलेक्शन टेस्ट में 90% मार्क्स है, 92% मार्क्स, तो ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है। तो इस केस में जो है वो हमारा पहला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। एंड हैज वॉन 3 इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट कॉम्पिटिशन, तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो हम यहाँ पे जाते हैं कि बट हैज वॉन एटलीस्ट 1 इवेंट, यहाँ पे तो इसने 3 इवेंट जीता हुआ है, 3 इवेंट जीता हुआ है कि हमने, ये जो बंदा है दीपेंद्र, वो एडमिशन के लिए आया हुआ है, ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, तीसरा वाला नहीं कर रहा है, पहला वाला, लेकिन उसके पास 3 कंपटीशन उसने जीता है, तो वो केस हम डायरेक्टर के पास भेजेंगे कि भाई एडमिशन लेना है कि नहीं, करेक्ट, राइट। तो द केस इज टू बी रेफर टू द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, पॉइंट नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस रीजनिंग के सॉल्व करने हैं, दैट्स इट। So that's it for today. रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वी विल बी सॉल्विंग 25 क्वेश्चंस ऑफ जनरल इंग्लिश, राइट। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रीजनिंग का कैसा पैटर्न आता है। बहुत सारे क्वेश्चंस टफ नहीं थे, बट इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परामेंट ऑफ योर टेम्परामेंट इन द एग्जामिनेशन, कि आपको कूल माइंड से करेक्टली सॉल्व करना है, तो और सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। दिस इज व्हाट इज द जिस्ट व्हिच आई फाउंड आउट, एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड यस, फॉर टेक्निकल सेक्शन you are welcome to join our course in Tutelage Academy. So with this, I'll be ending the session now, and thank you all for your time.